Hello everyone, I welcome you all once again to this channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about the chapter 37 of Bipin Chandra. बिपिन चंद्रा की किताब में कवर कर रहा हूँ। बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री मतलब इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ये। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक रिसोर्स हो जाता है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिसोर्स हो जाता है। एंड आपको ये बुक पढ़नी ही होती है बिकॉज बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें पूरे कंटेंट को इन्होंने समझाया है, कहानी की तरह बताया है, जिसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। आपको मैं नोट्स भी दे दूंगा, पीडीएफ के तौर पे आपको नोट मिल जाएगा। जैसे ये सीरीज अभी कंप्लीट ही होने वाली है, लगभग हो ही चुकी है। 37 चैप्टर है, इसके बाद 38 और 39 दो चैप्टर बचेंगे। इसको भी मैं जल्दी से जल्दी कवर कर दूंगा, उसके बाद आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आप ले लेना एंड वीडियो को देखना है। उसके बाद पीडीएफ के थ्रू बार बार रिवाइज करना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दीज क्लासेस। वीडियो से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मल्टीपल रिवीजन करोगे तो आपको इनफैक्ट जो भी इसमें पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले बता दूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने इन क्लासेस को फर्दर और इनहेंस करूँ और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। तो ये कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, इस चैप्टर का नाम है फ्रीडम एंड पार्टीशन, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, फ्रीडम एंड पार्टीशन। तो क्या वो रीजन थे, व्हाई डिड द ब्रिटिश फाइनली क्विट, क्यों ब्रिटिश ने अचानक छोड़ दिया, फाइनली मतलब लास्ट में क्यों छोड़ दिया ब्रिटिशर्स ने, एंड व्हाई वाज पार्टीशन एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस ने पार्टीशन क्यों, बंटवारा क्यों एक्सेप्ट किया। दो बातें इस चैप्टर की मुख्य हैं जिसको हम लोग अनरावल करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो क्यों फाइनली ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया भारत को, और दूसरा ये कि पार्टीशन क्यों एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो कई सारे व्यू निकल के आते हैं। तो इम्पेरियलिस्ट जो व्यू है इसका, इम्पेरियलिस्ट व्यू, ठीक है, ब्रिटेन वाले क्या मानते हैं, क्यों उन्होंने छोड़ा। तो इम्पेरियलिस्ट व्यू ये कहता है कि फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश सेल्फ अपॉइंटमेंट मिशन। तो ये कहते हैं कि देखो भाई, ब्रिटिशर्स ने तो खुद ही बोला था कि हम लोग कैसे भी करके सेल्फ गवर्नमेंट भारत को देना चाहते हैं, बट सेल्फ गवर्नमेंट देने के चक्कर में पार्टीशन ये हो गया। इसका रीजन ये बताते हैं, इम्पेरियलिस्ट आंसर कहता है इसके बारे में, पार्टीशन क्यों हुआ इसके बारे में कहा जाता है कि अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। हिंदू मुस्लिम का जो रिफ्ट था, ओल्ड एज से जो चला आ रहा था, बहुत पुराने समय से जो हिंदू मुस्लिम का रिफ्ट जो चला आ रहा था, जिसको फाइनली वो रिफ्ट लास्ट में दिखाई गया, पार्टीशन हो गई कंट्री की। एंड वो लोगों का आपस में ही सहमति नहीं बना, फेलियर टू एग्री ऑन हाउ एंड टू हुम पावर वाज टू बी ट्रांसफर्ड। तो ये लोग खुद ही आपस में नहीं डिसाइड कर पाए, एग्री नहीं हुए इस फैक्ट पे कि किसको पावर जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। तो ये है इम्पेरियलिस्ट आंसर। ठीक है, आगे और भी आंसर्स हैं, वो भी देख लेते हैं। तो एक और व्यू निकल के आता है, वो रेडिकल व्यू। रेडिकल व्यू क्या कहता है, रेडिकल व्यू कहता है कि जब इंडिपेंडेंस हुआ, वो मास एक्शन का परिणाम था, जो कि 1946 से 47 के बीच में हुआ था। मास एक्शन वो उसी का परिणाम था, और इसमें इस मास सेक्शन को बेसिकली जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा तौर पे पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट लीडर भी वही थे, कम्युनिस्ट पार्टी वाले। इन्होंने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोगों ने, कि जो बर्जुआ लीडर थे कांग्रेस के, गांधी वगैरह, इनफैक्ट नेहरू, पटेल वगैरह के बारे में कहा कि ये लोग फ्राइटेन हो गए थे, इनको डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो रिवोल्यूशनरी अपसर्ज है वो कहीं ना कहीं एक जो अपसर्ज है उनके डील जो कि पावर ट्रांसफर का है उनको खा ना जाए। तो जो पावर हंग्री लोग थे, बर्जुआ, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, उनके बारे में ये लोग कहते हैं कि इनके वजह से ये इंडिपेंडेंस हमें मिला, बार्गेन के तौर पे ब्रिटिशर्स से इन्होंने बार्गेन किया, और साथ में जिसका प्राइस पार्टीशन के तौर में हमें चुकाना पड़ा। तो ये रेडिकल व्यू है। आगे बढ़ेंगे। बट सच में कहानी तो ये है कि जो इंडिपेंडेंस और पार्टीशन हुआ, वो कहीं ना कहीं सक्सेस एंड फेलियर ऑफ जो नेशनल मूवमेंट था, जो कि बेसिकली लीड किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, नेशनल मूवमेंट के सक्सेस फेलियर की कहानी है।
सक्सेस के तौर पे इंडिपेंडेंस मिला, फेलियर के तौर पे पार्टीशन मिला। ठीक है, इंडिपेंडेंस विथ इट्स पार्टीशन इज हाउ दीज वर्ड्स कम्स टुगेदर। ठीक है, इंडिपेंडेंस के साथ पार्टीशन भी हमें मिला। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि नेशनल मूवमेंट का ही फेलियर है ये, जिसे लीड कर रही थी कांग्रेस। सक्सेस के तौर पे इंडिपेंडेंस मिला और फेलियर के तौर पे पार्टीशन मिला। आगे बढ़ेंगे। बट एक फैक्ट तो बहुत ही क्लियर है कि ब्रिटिश रूलर्स जो थे वर्ल्ड वॉर 2 में विजयी रहे। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने मिलके हिटलर को हरा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में वो लॉस कर गए। इंडिया की जो ग्राउंड थी, इंडिया की धरती पे जो पकड़ था उनका, वो उन्होंने लॉस कर दिया। हिटलर को तो हरा दिया, लेकिन भारत में खुद हार के गए वो लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इनके कारण देख लेते हैं कि क्यों भारत में इनको अचानक मतलब भारत छोड़ना पड़ा इनको, और क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे, क्या ऐसे रीजन थे। तो देखिए उस समय क्या हो रहा था कि जो अनपॉलिटिसाइज्ड जो एरिया था उस समय का, जैसे कि खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे, जो इनको मतलब इनके मेन ड्राइवर माने जाते थे, इनके रूल्स को फॉलो कराना, और जो लिबरल लोग थे जो इनके साथ खड़े रहते थे, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनके हाथ से निकलते जा रहे थे। इनफैक्ट जो अनपॉलिटिसाइज्ड जो लोग थे, जैसे कि सोल्जर्स, है ना, सोल्जर्स, जैसे कि आईसीएस के ऑफिसर्स, इंडियन सिविल सर्विसेज कहते हैं आईसीएस को, ये लोग तो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे। ये लोग तो बस मशीनरी की तरह काम कर रहे थे सरकार की, लेकिन धीरे धीरे ये लोग भी पॉलिटिसाइज होने लगे थे। ठीक है, और पॉलिटिकल ग्रुप भी जो साथ नहीं रहता था पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, वो भी अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आने लग गया था। सो दे हैड बेसिकली फॉलन इन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो जो अनपॉलिटिसाइज्ड या फिर एक पॉलिटिकल ग्रुप था, वो भी धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जुड़ने लगा था। इसका एक अच्छा एग्जांपल आईएनए के ट्रायल के समय देखा गया था। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को लगने लग गया था कि अब हम लोग ग्राउंड काफी ज्यादा लूज कर चुके हैं। इनफैक्ट अब फर्दर हम लोगों से कंटिन्यू नहीं किया जा सकता इस कंट्री में। आगे बढ़ेंगे। कुछ और रीजन है उन्हीं में, जैसे मिलिटेंसी काफी ज्यादा देखी गई पॉलिटिसाइज्ड सेक्शन के बीच में। मिलिटेंसी पे आ गए वो सब। मतलब गांधी जी की मोडस ऑपरेंडी क्या थी, नॉन वायलेंट मीन्स से ऑपरेट करेंगे। लेकिन जब वायलेंस हुआ 1942 के अगस्त क्रांति में, भारत छोड़ो अभियान में, उसमें बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसमें देखा गया कि काफी ज्यादा जो पॉलिटिसाइज सेक्शन था वो भी मिलिटेंसी पे आ गया था। काफी ज्यादा मिलिटेंसी देखी गई थी। तो अब ब्रिटिश को लग गया था कि ये समय अब धीरे धीरे आ रहा है कि हमें छोड़ना ही पड़ेगा। साथ में जो स्टूडेंट्स थे, कुछ अदर्स थे जिन्होंने काफी जो सॉलिडिटी दिखाई आईएनए ट्रायल्स के दौरान, और इनफैक्ट जो रॉयल इंडियन नेवी की जो म्यूटिनी हुई उसके दौरान इनके साथ वो लोग खड़े थे। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा था कि ब्रिटिशर्स ऑफिशियल के बीच में ही कहीं ना कहीं डिमोरलाइजेशन देखा गया था। धीरे धीरे वही डिमोरलाइज होते जा रहे थे। जैसे कि आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर थे, वो खुद ही डिमोरलाइज हो चुके थे। इनफैक्ट चेंजिंग इंडियन ऑफिशियल्स नेचर जो था वो भी काफी देखा जा रहा था। लॉयलिस्ट भी अब ब्रिटिशर्स के साथ जो लॉयल पहले रहते थे, वो भी अब धीरे धीरे उनके हाथ से निकलने लगे थे और नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो नेशनल मूवमेंट ने जो कंटिन्यूअस चल रहा था लंबे समय से, उसने भी कहीं ना कहीं इंपेरियलिस्ट जो हेजीमोनी थी उसको इरोड किया था। जो सो कॉल्ड इनकी हेजीमोनी थी कि मतलब ब्रिटिशर्स क्या है, माई बाप की तरह है। माई बाप वाली जो थ्योरी थी, जिसे पैक्स ब्रिटानिका कहते हैं, कि भारत में डेवलपमेंट यही लोग करेंगे और इनफैक्ट लॉ रूल वगैरह सब यही लोग स्थापित करेंगे। तो माई बाप वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट ने इरोड किया। तो इनकी खुद की हेजीमोनी जो थी वो भी धीरे धीरे काफी इरोड हुई। ठीक है, तो ये सारे रीजन से आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे जो इनका मेन सोशल बेस था, जो कि जमींदार थे, अपर क्लास के लोग थे, वो यही लोग थे जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में थे, यही लोगों ने गवर्नमेंट पॉलिसी को सपोर्ट किया था। लेकिन देखा गया था लास्ट समय में जब ये दौरान चल रहा था 1942 के बाद, तो जमींदार ने भी इनफैक्ट सपोर्ट करना शुरू कर दिया था नेशनल मूवमेंट को, एंड बिट्रे कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन में थे ये लोग, सरकार के साथ कहीं ना कहीं धोखा देना इन्होंने भी शुरू कर दिया था। तो सोशल बेस जो था ब्रिटिश रिजाइम का या फिर कॉलोनियल रिजाइम का कह सकते हैं, वो भी धीरे धीरे डाउन हो रहा था। आगे बढ़ेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, जो कि मेन ड्राइवर थे, मेन या फिर उनको कहते थे स्टील फ्रेम ऑफ द राज सिस्टम के स्टील फ्रेम थे, वही लोग सारी नीतियों को फॉलो करवाते थे। उन्हीं के सपोर्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में शासन कर रही थी। धीरे धीरे
वो लोग भी पॉलिटिसाइज्ड होने लगे थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना समर्थन जो है उनका भी मिलने लग गया था नेशनल मूवमेंट को। बिकॉज इसमें मेन रीजन रहा 1937 के बाद का रीजन, जो इलेक्शन हुआ 1937 का, उसमें बेसिकली जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री कई सारे 8 प्रोविंसेस में मिनिस्ट्री आई। तो इन मिनिस्ट्रियों में बेसिकली ऐसे अधिकारियों के जो कि आईएएस अफसर थे, आईसीएस अफसर थे, इनफैक्ट इंडियन सिविल सर्विसेज के अफसर थे, डिस्ट्रिक्ट अफसर थे, इनको काम करना पड़ रहा था ना वो कांग्रेस लीडर के अंडर, ठीक है, कांग्रेस लीडर के अंडर। और इनके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना भी आ गई थी कि आगे भी जाके कहीं कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस आज़ाद हुआ भारत, तो हमें इन्हीं के अंदर काम करना पड़ेगा। तो ये भी धीरे धीरे डीमोरलाइज हो चुके थे। एंड इसी के वजह से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश शिप थी शासन वाली, वो कहीं ना कहीं सिंक कर रही थी, डूब रही थी, एंड बहुत तेजी से डूब रही थी। इट वॉज सिंकिंग एंड सिंकिंग फास्ट। आगे बढ़ते हैं। अब स्पेसिफिकली अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की जो कि आईसीएस के थ्रू रिक्रूट होते थे, तो इसमें जो यूरोपियन रिक्रूट्स थे उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखी गई, उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई। एंड पॉलिसी ऑफ इंडियनाइजेशन जो था इटसेल्फ, जो कि डिमांड किया गया था नेशनल मूवमेंट के द्वारा, उसके बाद बेसिकली पॉलिसी ऑफ इंडियनाइजेशन लाया गया था कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसमें इंडियन आएंगे अब बहुत ज़्यादा मात्रा में। एंड ये बेसिकली एज अर्ली एज द फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही ये पॉलिसी शुरू कर दी गई थी। तो ये सब रीजन है कि पॉजिटिव हुआ यूरोपियन रिक्रूट्स में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में अधिकारियों की कमी हुई, तो अब उनके रूल को फॉलो कौन कराएगा। साथ में अब तो मैक्सिमम तो इंडियन ऑफिसर थे उसमें, इंडियन ऑफिसर तो अपने बंदों को ही साथ देगा ना। मोर ओवर 1942 के बाद, इनफैक्ट इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन हुआ था, चुनाव, जिसमें मैंने बताया कि ब्रिटिश मिनिस्ट्री 8 प्रोविंसेस में बन के आई थी और उनके अंदर इनको काम करना पड़ा। तो ये लोग अब जान चुके थे कि अब ब्रिटिशर्स ज़्यादा दिन रहने वाले हैं नहीं, तो ये भी कारण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसी पे थोड़ा और चर्चा कर ले तो 1940 से 1946 के बीच में जो संख्या थी आईसीएस अधिकारियों की, ओवरऑल टोटल संख्या, वो 1201 थी 1940 में, जो कि घट के 939 हो गई 1946 में। एंड ब्रिटिश आईसीएस ऑफिशियल्स जो थे उसमें आउट ऑफ टोटल 1201, और उसमें पहले 1940 में 587 थे, बाद में घट के 1946 में 429 हो गए थे। इंडियन आईसीएस ऑफिशियल कितने थे शुरू में, तो 614 थे, बाद में ये 510 हो गए थे। इंक्रीजिंगली ग्रामर स्कूल और पॉलिटेक्निक बॉयज धीरे धीरे अब आईसीएस ऑफिसर बन रहे थे। दे वर बेसिकली सर्विंग द राज वाज ए कैरियर नॉट ए मिशन। कहने का मतलब ये है कि पहले के जो आईसीएस अधिकारी थे वो क्या है ना, वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना थी कि हम कहीं ना कहीं राज के लिए काम कर रहे हैं, एम्पायर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में जो देखा गया कि धीरे धीरे जो आईसीएस अफसर चुन के आने लगे, वो बेसिकली एक कैरियर की तरफ बस देखते थे। तो वो कैरियर की तरफ देखते थे, तो उस तरीके की फीलिंग उनमें आती नहीं थी कि ब्रिटिश राज को और कंटिन्यू करवाना है, वो तो बस अपना कैरियर देखते थे। तो ये भी कारण रहा कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश का जो पिलर था वो कमजोर होता चला गया और फाइनली कल्मिनेशन हुआ विड्रॉल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साथ में ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी कंसिलिएशन एंड रिप्रेशन, ये दोनों पॉलिसी फॉलो करते थे। कहीं ना कहीं कभी कभी कांग्रेस को कंसिलिएट भी कर देते थे, कभी कभी रिप्रेस भी करते थे। ये डुअल कैरेक्टर वाली जो पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं उसमें दम नहीं बचा जब क्रिप्स ऑफर को 1942 में क्रिप्स ऑफर जो था वो फेल हो गया। सो इट लेफ्ट लिटिल ऑफर्ड एज ए कंसेशन। तो 1942 के बाद ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम की डिमांड होने लगी थी 1942 के बाद, नथिंग शॉर्ट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये डिमांड हुआ करता था। तो वैसे भी कंसोलिएट करने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो उनका जो डुअल पॉलिसी था वो भी फेल हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो कांग्रेस के, गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस में नॉन वायलेंट मूवमेंट कांग्रेस करती थी। अब नॉन वायलेंट मूवमेंट को भी दबाना पड़ता था, रिप्रेशन जो उसका होता था उससे कहीं ना कहीं जो सरकार की नीति थी वो बिल्कुल क्लियर पता चलता था कि भाई ये तो बहुत रूथलेस गवर्नमेंट है। तो कह सकते हैं कि नॉन वायलेंट मूवमेंट्स वेर मेट विद रिप्रेशन, द नेक्ड फोर्स बिहाइंड द गवर्नमेंट स्टूड एक्सपोज। कहने का मतलब है कि यार तुम नॉन वायलेंट लोगों के ऊपर काफी ज्यादा रिप्रेसिव तरीके से उनको दबा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर होगा, आपका भी तो कहीं ना कहीं जो
मोटो है वो पता चलता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं इनकी जो हेजेमोनी थी उस पर काफ़ी बड़ा धक्का लगा और धीरे धीरे करके ये डिक्लाइन की तरफ चले गए। आगे बढ़ते हैं। साथ में जो ब्रूटल रिप्रेशन हुआ 1942 मूवमेंट का, उसने कहीं ना कहीं इट ऑफेंडेड द सेंसिबिलिटीज ऑफ बोथ लिबरल एंड लॉयलिस्ट। तो जो लिबरल और लॉयलिस्ट थे जो कि मानते थे कि इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेना चाहिए, लिबरल हैं हम लोग और हम भी लॉयलिस्ट हैं, तो हमारे कंट्री के मेन के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लोगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी मोरल डाउन होता है। तो लिबरल और लॉयलिस्ट ने देखा कि 1942 में स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिप्रेशन लिया गया। इनको लगा कि क्या गारंटी है कि आगे ये हमारे ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे अगर थोड़ा सा भी मतभेद हुआ। तो इनकी भी जो लॉयल्टी थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लॉयल्टी कम होने लगी। आगे बढ़ते हैं। साथ में जैसा कि आपको मालूम है कि गांधी जी ने 21 दिन का फास्ट रखा था फरवरी और मार्च 1943 में। ये फास्ट बेसिकली मैंने पढ़ाया आपको क्यों रखा गया था, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें मैंने पढ़ाया, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, प्रीवियस वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे बेसिकली ये मरने को हो गए थे गांधी जी, और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट और अडिग हो गई थी कि बोला कि ये मर जाए तो ही ठीक है। इनके इनफैक्ट इनके फ्यूनरल का व्यवस्था भी इन्होंने शुरू कर दिया था। ये भी बोल दिया था कि अगर गांधी मरेगा तो हाफ डे का शोक मनाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये कहीं जो आईने ट्रायल है गांधी जी के साथ जो ये बर्ताव किया है अंग्रेजों ने, इससे कहीं ना कहीं लिबरल और लॉयलिस्ट का जो फेथ था उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर वो धीरे धीरे इरोड हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साथ में जो लिबरल और लॉयलिस्ट थे उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट तो खुद ही कांग्रेस के साथ एक सेटलमेंट बनाना चाहती है लास्ट में, तो इससे क्या है जो भी फेथ थोड़ा मोड़ा बचा था वो भी इरोड हो गया। तो फाइनली लिबरल ने भी और लॉयलिस्ट ने भी साथ छोड़ दिया गवर्नमेंट का, जिससे कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा फाइनली उसे क्विट करने का ही, और एक अमिकेबल तरीके से कि मतलब क्या मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है इस क्विट से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लान करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। साथ में एक रैली में ये भी देख लो कि ये वही ऑफिशियल थे जिन्होंने जो कांग्रेस का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसमें स्ट्रांगली उन्होंने दबाया था कांग्रेसमैन को, और इन्हीं ऑफिशियल को बेसिकली जब मिनिस्ट्री बनी थी भारत सरकार की प्रोविंसेस में 8 प्रोविंसेस में जब मिनिस्ट्री बनी थी तो इन्हीं ऑफिशियल को इनके अंडर काम करना पड़ रहा था। और आगे भी इनको लग रहा था कि क्या गारंटी आगे कांग्रेस चुन के नहीं आएगी, कांग्रेस जीतेगी नहीं, तो कांग्रेस के साथ काम करना पड़ेगा। तो अब जो वो तरीके का रिप्रेशन हो सकता था वो इनके मन में आता नहीं था, हाफ हार्टेड एक्शन लेने लग गए थे ये लोग। एनीवे आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि लाइकलीहुड ऑफ कांग्रेस रिटर्निंग टू पावर अगेन, जो मैंने अभी बात बोली, एंड सब्सिक्वेंट कांग्रेस एजिटेशन होगा ही। और उस समय आईसीएस अफसर क्या कर सकते थे, उनका जो एक्शन होगा वो हाफ हार्टेड ही होगा, बिकॉज इनको पता है कि अभी दबाएंगे कोई एक्शन लेंगे तो आगे चल के यही लोग हमारे ऊपर मैंने हमारे ऊपर बैठेंगे और हमसे बोलेंगे कि ये ऑर्डर फॉलो करवाना है, वो करवाना है, तो इन्हीं के अंडर काम करना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं हाफ हार्टेड एक्शन इनका होना शुरू हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि जो डिमांड था लीनियंसी को लेकर, जो आईने के मेन थे उनके ट्रायल से लेकर जो लीनियंसी की मांग हुई थी उस मांग को तो पूरा किया नहीं गया। साथ में जो रॉयल इंडियन नेवी के जो लोग थे और आर्मी में भी रिवोल्ट होने लग गया था, तो ये रिवोल्ट कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि अब ब्रिटिशर्स का समय समाप्त हो रहा है, और ब्रिटिशर्स को भी पता चल गया था कि अब हमें छोड़ना ही पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायसराय समड अप द प्रोस्पेक्ट। वायसराय जो थे उस समय के, उन्होंने सम अप किया प्रोस्पेक्ट को। उन्होंने बोला कि वी कुड स्टिल प्रोबेबली सप्रेस, अगर कोई कोई रिबेल होता है, कोई ऐसा कोई मूवमेंट शुरू होता है जो कि एंटी ब्रिटिश पॉलिसी है, एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको हम लोग स्टिल रिप्रेस कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द रिसोर्सेज अवेलेबल, ऑफिशियल्स डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि आईसीएस का नंबर जो मैंने बताया था कि 1201 से कम होकर कुछ नंबर हो गया था, 939 हो गया था, वो नंबर डाउन हो रहा था, तो ऑफिशियल तो खुद ही कम हो रहे थे, तो फिर रिप्रेस कैसे करोगे, ये भी एक डायलेमा बन गया था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ए ग्रेसफुल विथड्रॉल वाज द लास्ट ऑप्शन अवेलेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद एक ग्रेसफुल विथड्रॉल ही एक ऐसा ऑप्शन बचा था जो कि लास्ट ऑप्शन था, और ट्रांसफर ऑफ पावर करना ही था इनको। ओवरआर्चिंग एम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी मेकर्स कि कांग्रेस डिमांड बीइंग दैट ब्रिटिश क्विट इंडिया, द कैबिनेट मिशन वेंट आउट टू इंडिया इन मार्च 1946। कहने का मतलब है कि लास्ट में कुछ ऑप्शन बचा नहीं था ब्रिटिशर्स के पास एक्सेप्ट ए गुड डील कि कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया जाए और मैक्सिमम उससे बेनिफिट लिया जाए।
तो क्विट करना ही एक ऑप्शन बचा था। इसी चक्कर में कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन भारत आया मार्च 1946 में। बट रिवर्स ऑफ ब्लड वेयर फ्लो बिफोर इंडिपेंडेंस मिड 1947। कहने का मतलब है कि इतना आसान नहीं था ये सब होना, कहीं ना कहीं काफी सारा ब्लड बहना था भारत में, और बहा भी मिड 1947 तक आते आते काफी देखा गया। कैसे हुआ ये सब मैं बताऊंगा आपको। तो जब ये कैबिनेट मिशन आया उस दौरान जो कांग्रेस का डिमांड था वो ये था कि ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाना चाहिए टू वन सेंटर। एक सेंटर को पावर ऑफ ट्रांसफर, जो ट्रांसफर ऑफ पावर हो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको टुकड़े टुकड़े नहीं बांटना है भारत को, एक सेंटर होगा उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा पावर, ठीक है। साथ में जो माइनॉरिटी का डिमांड था, ये तो कांग्रेस का डिमांड था, इसके बाद माइनॉरिटी का डिमांड जिसमें मुस्लिम लीग वगैरह सब आते थे। माइनॉरिटी डिमांड ये था कि ऑटोनॉमी मिलना चाहिए मुस्लिम प्रोविंस को टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑन सक्सेशन फ्रॉम द इंडियन यूनियन। तो भाई हमें आप एक जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस है, मुस्लिम प्रोविंसेस जो हैं उनको पावर मिलना चाहिए कि भाई वो भारत सरकार की यूनियन से बाहर निकलने का राइट उनको मिलना चाहिए, बट आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट। और ये तब हो जब ब्रिटिश लेफ्ट कर जाए। ब्रिटिश बिड वाज फॉर यूनाइटेड इंडिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, हम लोग ब्रिटिशर्स उस समय जान गए थे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट तब होगा जब हम इनको ना यूनाइटेड इंडिया की तरह आज़ाद करेंगे, तभी हमें मैक्सिमम बेनिफिट होगा। बिकॉज दे वेर इन कंसेप्शन, उनका मानना था कि फ्रेंडली विथ ब्रिटेन एंड एन एक्टिव पार्टनर इन कॉमनवेल्थ डिफेंस तभी हो पाएगा जब इंडिया यूनाइटेड रहेगा। उनको पता था कि पाकिस्तान वाज नॉट सीन एज ए नेचुरल फ्यूचर एलाई। पाकिस्तान कभी भी अगर बन गया तो ब्रिटिशर्स का फ्यूचर एलाई वो नहीं बनेगा। साथ में अगर डिवीजन हो गया तो थोड़ा पार्ट अलग हो जाएगा, तो इससे क्या होगा ना, पावर उस पर्टिकुलर कंट्री का कम हो जाएगा। तो इसका मानना था ब्रिटिशर्स का कि कहीं ना कहीं जो बिड था इनका, कहीं ना कहीं इनका जो मानना था वो ये चाहते थे कि भारत डिवाइड ना हो। क्यों? क्योंकि आगे चल के इनको ब्रिटिश एलाई बन के रहना है, ये कंडीशन ये थोप रहे थे, फ्रेंडली रहना है, कॉमनवेल्थ का पार्ट रहना है, कॉमनवेल्थ के डिफेंस में आपको लड़ाई भी हमारे साथ लड़नी पड़ सकती थी, ये इनकी इच्छा थी। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। तो भाई कैबिनेट मिशन जब आया तो कैबिनेट मिशन के हिसाब से पाकिस्तान नॉट वाइबल, पाकिस्तान वाइबल नहीं था कैबिनेट मिशन के हिसाब से। मिशन प्लान कंसिस्ट 3 सेक्शन। मिशन का जो प्लान था उसके बारे में समझ लो। इसमें सेक्शन ए है, बी है और सी है, ठीक है। सेक्शन ए, बी और सी है। पहले सेक्शन में बोला गया कि वैसे स्टेट जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस और उड़ीसा, ये रहेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में बोला गया कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध रहेगा, ठीक है। और सेक्शन सी में बोला गया कि बंगाल और असम। तो देखो कैसे इन्होंने डिवाइड किया, मद्रास, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा को ए में रख दिया, बी में रखा पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेक्शन में कौन सा स्टेट था उस समय का, ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन के प्लान में, ठीक है। तो ये बातें इन्होंने 3 सेक्शन में बोली गई। साथ में इन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा, कैबिनेट मिशन की मैं बात कर रहा हूँ, कि कॉमन सेंटर रहेगा। बोला कि एक सेंटर रहेगा जो कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन देखेगा। एंड जब पहला इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद प्रोविंसेस को पावर दिया जाएगा कि आप ग्रुप से आउट हो जाओ। कहने का मतलब ये ग्रुप बना रखा है ना 3 ग्रुप की तरफ, 3 सेक्शन और 3 ग्रुप भी है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और इन सब स्टेट्स का ग्रुप भी है, ठीक है। तो बोला गया कि मान लीजिए कोई स्टेट है, जैसे कि यहाँ पे इस ग्रुपिंग में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध, तो इसमें जैसे इलेक्शन हो जाएगा ना तो उसके बाद मान लो सिंध बाहर निकलना चाहिए इस ग्रुपिंग से, तो बाहर निकल सकता है, ऐसा बोला गया। एंड आफ्टर 10 years बोला गया इस प्रस्ताव में कि जो प्रोविंसेस हैं, द प्रोविंसेस कुड कॉल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द ग्रुप और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला 10 साल बाद अगर चाहे तो जो निकला है प्रोविंस वो फिर से दोबारा उस ग्रुप में शामिल हो सकता है। ये करके ये सारा प्लान कैबिनेट मिशन में आया था। कांग्रेस का डिमांड ये था कि प्रोविंस नीड नॉट वेट। कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, आपकी सारी बातें हमने सुन ली, लेकिन हमारा एक प्रपोजल है कि प्रोविंस नीड नॉट टू वेट। बोला कि इनको वेट नहीं करना चाहिए फर्स्ट इलेक्शन तक रुकने के लिए, ताकि एक ग्रुप को छोड़ सके। जैसे एक ग्रुप बताया ना, तो ये ग्रुप छोड़ने के लिए प्रोविंसेस को वेट मत कराओ और इमीडिएटली अगर निकलना चाहे तो निकलने की अनुमति दो। इट हैड कांग्रेस रूल्ड प्रोविंसेस ऑफ असम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, क्योंकि कांग्रेस रूल्ड प्रोविंस थे ये। जो इलेक्शन हुआ था 1946 में, उसमें असम और
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सरकार थी कांग्रेस की, तो ये चाहते थे कि अभी हमें निकलने का मौका दे दो ताकि हम यूनियन में ये दोनों स्टेट मिल जाए, विच वेर इन सेक्शन सी एंड बी। तो देखो यहाँ पे सेक्शन सी में है असम, देख रहे हो यहाँ पे सेक्शन सी में असम दिख रहा है, और सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में है अपना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, ये वाला। तो इससे तो फायदा हो रहा था कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने ऐसा डिमांड किया। लेकिन मुस्लिम लीग को क्या फायदा हो रहा था, घाटा हो रहा था? तो देख लो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने कहा द लीग वांटेड प्रोविंसेस टू हैव द राइट टू क्वेश्चन द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। बोला कि देखो अभी हमें राइट दो कि हम यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन कर सके, हमें 10 साल तक क्यों वेट करें, नॉट वेट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। बोला कि हमें अभी मौका दो कि हम निकलना चाहे तो हम अभी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम अभी मिले या फिर अभी निकले, हमें ये मौका दो। एंड इट डिक्लेयर दैट ग्रुपिंग वाज ऑप्शनल बट सेक्शन वेयर कंपल्सरी, ठीक है। ऐसा बोला कि क्या है, मतलब पहले तो ये बताओ कि ग्रुपिंग ऑप्शनल है या कंपल्सरी है, या सेक्शन ऑप्शनल है या कंपल्सरी है। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया था कि ग्रुपिंग ऑप्शनल है कि कंपल्सरी है, और सेक्शन ऑप्शनल है कि कंपल्सरी, ये बाद में क्लैरिफाई कर दिया गया था। एनीवे आगे बढ़ते हैं। देखो बाद में क्या हुआ, लीग ने अनाउंस किया कि ये हम लोग भैया एक्सेप्ट कर रहे हैं इस प्लान को। 6 जून को इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग इस प्लान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन सो फार एज द बेसिस ऑफ पाकिस्तान वाज इम्प्लाइड इन द मिशंस प्लान बाय वर्च्यू ऑफ कंपल्सरी ग्रुपिंग। तो देखो मैंने बोला था ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में क्या क्लियर किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि देखो ग्रुपिंग इज कंपल्सरी, ग्रुपिंग से हट नहीं सकते, कंपल्सरी ग्रुपिंग है। तो 3 ग्रुपिंग में मैंने बताया था ना, उस ग्रुपिंग में कंपल्सन है। तो इससे कहीं ना कहीं लीग वाले लोगों को लगा कि कंपल्सरी ग्रुपिंग है, इसका मतलब हमारा जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है वो तो ऐसे ही सच होता हुआ दिख रहा है। नेहरू ने भी इनफैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो लीग और कांग्रेस दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जो नेहरू ने एक भाषण दिया, उसमें कहा कि असेंबली वाज सोवरेन। इन्होंने कहा कि जो असेंबली बनेगी कैबिनेट मिशन के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रस्ताव रखा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टास्क ये दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, ठीक है। जो नया भारत होगा या फिर नया जो भी डोमिनियन होगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, उसको रूल करने के लिए कुछ लॉ और नियम बनाया जाए। तो उसका टास्क कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया। तो असेंबली को कहा नेहरू ने कि असेंबली वाज सोवरेन, ये सोवरेन है, ये जो चाहे डिसाइड करना करे, जो रूल बनाना चाहे वो बनाए, जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाना चाहे बनाए। तो जिन्ना को ये बात पसंद नहीं है। जिन्ना ने कहा कि यार ये तो अपने हिसाब से सब कुछ बना लेंगे। तो जिन्ना ने कहा कि भैया ये ऐसा ऐसा नेहरू बोल रहे हैं और इस बेसिस पे मैं विड्रॉ करता हूँ, लीग का जो एक्सेप्टेंस था मिशन प्लान का, उससे मैं विड्रॉ करता हूँ। तो देखो 6 जून को इन्होंने 6 जून 1946 को एक्सेप्ट किया था मुस्लिम लीग ने, और बाद में 29 जुलाई 1946 को विड्रॉ कर लिया बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है, जो नेहरू ने दिया था। बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरेन है, किसी का नहीं सुनेगी, जो मर्जी होगी वो बनाएगी। तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारी बात सुनेंगे नहीं ये लोग और हमें कोई फायदा होगा नहीं, तो हम विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो विड्रॉ कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो लास्टली इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया 2 सितंबर 1946 में विथ कांग्रेस मेंबर्स एलोन विथ नेहरू एज डी फैक्टो हेड। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरिम गवर्नमेंट कब बनाया गया था। आंसर होगा 2 सितंबर। इसमें कौन शामिल था? शुरुआती दौर में खाली और खाली कांग्रेस ही शामिल थी और नेहरू इसके डी फैक्टो हेड थे। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग को स्पेशली जिन्ना को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमें तो इन्होंने बाइकाट कर दिया, तो इन्होंने थ्रेट किया इटली को। क्लीमेंट इटली उस समय के पीएम थे ब्रिटेन के, इनको इन्होंने थ्रेट किया कि थ्रेट दैट ही शुड अवॉइड कंपेलिंग द मुस्लिम टू शेड देयर ब्लड। बोला कि ऐसा करके ना ये सब प्रपोजल भेज के आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि मुस्लिम का खून बहे एंड बाय ये सरेंडर टू द कांग्रेस, बोल रहे हो कि मुस्लिम लीग को सरेंडर कर देना चाहिए, कांग्रेस के डिमांड, कांग्रेस को सरेंडर करके उनके अधीन काम करना चाहिए। तो ये हम लोग मानने वाले हैं नहीं, और मैं बता रहा हूँ कि हम लोग अब डायरेक्ट एक्शन करेंगे। तो जो ये डायरेक्ट एक्शन का प्लान था ये 1946 में आया, वेपन ऑफ डायरेक्ट एक्शन। इसमें भाषण दिया गया, इसमें नारे लगे कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। और इसके बाद ही, इस डायरेक्ट एक्शन के बाद ही कम्युनल फ्रेंजी कलकत्ता में देखा गया
16 अगस्त 1946। इनफैक्ट नॉट ओनली कैलकाटा, पेशावर में भी काफी, रावलपिंडी वगैरह, पेशावर वगैरह में काफी कॉमनल राइट्स हुए। ठीक है, ये वेपन ऑफ डायरेक्ट एक्शन बोला कि अगर तुम नहीं दोगे हमें हमारा पाकिस्तान तो हम लेकर रहेंगे, हम छीन के दिखाएंगे, हम लेकर लड़के लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते। इसके रिस्पॉन्स में हिंदू थोड़ी चुप बैठने वाला था। हिंदू कॉमनल जो ग्रुप थे वो भी रिटेलिएट किया उन्होंने, और इसके बाद 5000 जाने गई कलकत्ता में। वेबल जो थे उस समय के वायसराय क्विकली ब्रॉट टू द लीग इनटू इंटरिम गवर्नमेंट, और इसी के बाद इंटरिम गवर्नमेंट में लाया गया लीग को 26 अक्टूबर 1946 को। ये सोच के साथ कि थॉट दो इट हैड नॉट एक्सेप्टेड ईदर द शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के को बिल्कुल ही लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया था शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए, एंड हैड नॉट गिवन अप इट्स पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट एक्शन। लेकिन फिर भी इनको सरकार में लाया गया, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन इनको जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें जोड़ा गया। तो ये आपसे एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, हालांकि ये बाद में फिर से हट गए थे। जिन्ना हैड रियलाइज्ड दैट इट वाज फैटल टू लीव द एडमिनिस्ट्रेशन इन कांग्रेस। तो क्यों ज्वाइन किया इन्होंने लीग ने कैबिनेट इंटरिम गवर्नमेंट क्यों ज्वाइन किया? बिकॉज जिन्ना को ऐसा लगने लग गया था कि अगर हम लोग डायरेक्ट एक्शन भी कर रहे हैं लेकिन सरकार को खुला छोड़ देंगे, कांग्रेस को बिल्कुल खुला छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हमें जो मर्जी वो कांग्रेस करेगा। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? दैट टू कंटिन्यू द सिविल वॉर बाय अदर मीन्स। ठीक है, एंड लीग मिनिस्टर क्वेश्चन एक्शंस टेकन बाय द कांग्रेस मेंबर। तो इस छोटे दौरान में ही जब तक ये लोग रहे इंटरिम गवर्नमेंट में, जो लीग के मिनिस्टर थे उन्होंने काफी ज्यादा क्वेश्चन किया कांग्रेस मेंबर को, उनके काम में रोकना टोकना ये सब ये करते थे। इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट्स मेड, जो अपॉइंटमेंट हुए थे उनको भी रोका टोका गया। एंड रिफ्यूज टू अटेंड द इनफॉर्मल मीटिंग्स, जो कि नेहरू कराते थे इनफॉर्मल मीटिंग। वो बोलते थे कि कहीं ना कहीं अब तो ऐसे ही ब्रिटिश छोड़ के भाग रहा है, तो अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि हम आपस में सहमति बन के करके कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, क्या करना है, फ्यूचर गवर्नेंस कैसा होगा, रूपरेखा तैयार करना है, वो सब हम लोग इनफॉर्मल मीटिंग में करते हैं। तो ये लोग ज्वाइन नहीं करते थे, लीग वाले लोग उसको ज्वाइन नहीं करते थे। एंड टिल 5 फरवरी 1947 when the 9 members of the interim government wrote to the viceroy demanding that the league members resign। तो बाद में कांग्रेस ने 5 फरवरी 1947 को कांग्रेस के 9 मेंबर ने वायसराय को चिट्ठी लिखी और कहा कि लीग मेंबर्स को रिजाइन करवाया जाए, बिकॉज लीग के जो मेंबर है वो सारे काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। एंड लीग्स डिमांड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिंस इट्स फर्स्ट मीटिंग, जो कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और इसके अलावा लीग तो वैसे भी नहीं चाहती थी कि मतलब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी है वो ठीक नहीं है, वो रिजाइन करे, ऐसा हमेशा इनका डिमांड रहा। देखिए एक फैक्ट ये भी जान लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार बैठी थी 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जा सकता है, ये आपके लिए फैक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो क्राइसिस ये चल रहा था वो क्राइसिस टेम्परली डिफ्यूज हुआ जब इटली क्लीमेंट इटली, उस समय ब्रिटेन के पीएम थे, ही बेसिकली पार्लियामेंट में इन्होंने अनाउंस किया 20 फरवरी 1947 को कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स हैं, द डेट फॉर ब्रिटिशर्स विड्रॉल फ्रॉम इंडिया वाज फिक्स्ड ऑन 30 जून 1948। इन्होंने बोला कि ब्रिटिश विड्रॉ कर जाएगा इंडिया से 30 जून 1948 तक। ये डेट देकर कहीं ना कहीं टेम्पररली ये जो क्राइसिस चल रहा था उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की क्लीमेंट इटली के ने। और उसी दौरान वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आखिरी वायसराय थे भारत के, इनको भेजा गया भारत। और ये एक योजना भी लेके आए, माउंटबेटन योजना जिसको कहते हैं। तो ये वायसराय लास्ट वायसराय थे। और ये चाल क्यों चली गई, ये डेट पार्टिकुलरली क्यों फिक्स किया गया? ताकि इटली चाहते थे कि कहीं ना कहीं ये डेट की वजह से पार्टीशन ना हो। डेट बता दूंगा तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट करेंगे ये लोग हमारे ऊपर कि हाँ, इनका मोटो यही है कि ब्रिटिशर्स अब चाहते हैं कि छोड़ के जाएं, पावर ट्रांसफर करके जाएं, और कहीं ना कहीं इनके आपस का विवाद सुलझ जाए, पार्टीशन ना हो। बिकॉज ऐसा ब्रिटेन को लगता था कि ज्वाइंट अगर रहेगी कंट्री, यूनाइटेड इंडिया रहेगा,
तो वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा और कॉमनवेल्थ में डिफेंस में हमारे काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ में एक चीज़ और बता दूं कि जो ये पार्टीशन ऑफ द कंट्री का जो शर्त था, ये शर्त रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी, कहने का मतलब है कि मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस अगर ज्वाइन नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो पावर जो होगा वो मोर देन वन सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि पार्टीशन होगा, लेकिन तभी होगा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फुली रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। मुस्लिम जैसे मेजोरिटी अगर नहीं ज्वाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो पावर जो ट्रांसफर किया जाएगा वो मोर देन वन सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डेडलॉक दिया गया था 30 जून, जो टाइम डेट फिक्स किया गया था 30 जून 1948 वाला, जो इसने कहीं ना कहीं एक ऑफर किया एक वे आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग डेडलॉक। बिकॉज ये एग्जिस्टिंग डेडलॉक में इसलिए बोला बिकॉज लीग तो ऑलरेडी रिफ्यूज कर चुका था ज्वाइन करने से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, एंड इनफैक्ट इसने डिमांड किया था कि इसको डिसॉल्व किया जाए। तो ये डेडलॉक तो बन ही रहा था, इसको डिसॉल्व करने के लिए, इनफैक्ट इसको वे आउट निकालने के, एक रास्ता निकालने के लिए डेडलॉक का ये बहुत अच्छा एक तरीका देखा गया। नेहरू ने इनफैक्ट लियाकत अली से बात की। लियाकत अली खान जो थे उस समय लीग में थे, ठीक है। ही अपील्ड टू लियाकत अली खान दैट द ब्रिटिश आर फेडिंग आउट ऑफ द पिक्चर एंड द बर्डन ऑफ दिस डिसीजन मस्ट रेस्ट on all of us here, and it seems desirable that we should face this question squarely, एक साथ मिलके बैठे बात करें, and not speak to each other from a distance। दूरी बना के बात करने से काम नहीं चलेगा, एक साथ बैठे आए बात करें और इसका रास्ता हम लोग निकालते हैं। ये सारी बातें शुरू हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। माउंटबेटन जो कि लॉर्ड माउंटबेटन, ही वाज द लास्ट वाइसराय एंड ही वाज चार्ज्ड विद द टास्क ऑफ वाइंडिंग ऑफ द राज का, जो ब्रिटिश राज की बात कर रहे हैं, उसको वाइंड अप करने का चार्ज इनको दिया गया था कि कैसे भी करके आपको 30 जून 1948 तक वाइंड अप कर लेना है भारत से। साथ में माउंटबेटन को क्लियर कट डायरेक्टिव दिए गए थे कि मैजेस्टी गवर्नमेंट जो है, मैजेस्टी गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट जिसको बोलते थे, उसके तरफ से आपको ये डायरेक्टिव दिया जाता है कि आप कहीं ना कहीं यूनिटी और डिवीजन जो भी हो, जिस तरीके से हो, अक्टूबर 1947 तक आप डिसाइड कर लो भारत से कैसे विड्रॉ करना है, और चाहे यूनाइट होकर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिवीजन अगर हो रहा है तो ठीक है, डिवीजन के जरिए करो, लेकिन आपको अक्टूबर 1947 तक डिसाइड कर लेना है। Mountbatten found him within 2 months of his arrival that more flogging would not push the cabinet mission plan forward, because Jinnah was of the rate that Muslim would settle for nothing less than sovereign state। देखो, माउंटबेटन जब भारत में आए उसके 2 महीने के अंदर ही इनको पता चल गया कि देखो जिन्ना तो अडिग हो गया है, इसको तो सोवरेन स्टेट यानी कि पाकिस्तान से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब कि कैबिनेट मिशन प्लान काम नहीं कर पाएगा और इसके वजह से हमें एक नई योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So the British could keep India united only if they give up their role as mediator। ऐसा भी बोलने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऐसा भी बोलने लगी कि इनफैक्ट माउंटबेटन खुद बोल रहे थे कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया यूनाइटेड नहीं रख पाएगी। ब्रिटिश कितना भी चाह ले, ब्रिटिश जब तक अपना मीडिएशन का रोल नहीं छोड़ेगी तब तक भारत यूनाइटेड नहीं होगा। अब ये करेक्ट टाइम आ गया है कि ब्रिटिश प्रेफरेंस फॉर यूनाइटेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन अनटिल अनलेस जब अपना मीडिएटर वाला रोल इनको छोड़ना पड़ेगा। तो भाई कौन रोल संभालेगा? माउंटबेटन फॉर्मूला आया, उसके बाद माउंटबेटन फॉर्मूला डिवाइड इंडिया बट रिटेन्ड मैक्सिमम यूनिटी। बोला कि माउंटबेटन का जो फॉर्मूला होगा, माउंटबेटन ने बोला कि हम ऐसे भारत को डिवाइड करेंगे कि भारत डिवाइड भी हो जाए और बट मैक्सिमम यूनिटी बनी रहे। कहने का मतलब है कि छोटा पार्ट दे दो पाकिस्तान को, जैसे कि पंजाब एंड बंगाल का पार्ट दे दो पाकिस्तान को, एंड कोशिश करो कि पाकिस्तान को कम से कम जगह दिया जाए, पाकिस्तान एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये पॉलिसी थी माउंटबेटन की। ठीक है,
सो द कांग्रेस वेर आस्क्ड टू कंसीड देयर मेन पॉइंट। इस बात के लिए बोला गया इस प्लान में, कैबिनेट मिशन प्लान में, कि कांग्रेस का जो मेन पॉइंट है यूनिफाइड इंडिया, उस डिमांड को छोड़ना पड़ेगा, बाकी उसके सारे डिमांड मान लिए जाएंगे। ऑल देयर अदर पॉइंट्स वुड बी मेट, जैसे कि रूलिंग आउट इंडिपेंडेंस फॉर प्रिंसली और यूनिटी फॉर बंगाल एंड हैदराबाद। बोला कि ये जो आप बोल रहे हो कि प्रिंसली जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो आप नहीं चाहते हो ना, ठीक है, वो हम लोग पूरा कर देंगे। आप ये भी नहीं चाहते कि बंगाल की यूनिटी हो और हैदराबाद ज्वाइन करे पाकिस्तान के साथ, ये सब भी हम नहीं होने देंगे। बस ये आप ये बोल दो कि यूनिफाइड इंडिया वाला प्रस्ताव जो है, आपका जो प्रपोजल है, उसको आप लोग विड्रॉ कर लो, वो नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द माउंटबेटन प्लान एज द 3rd जून 1947 प्लान केम टू बी नोन। ये देखो, ये प्लान आपसे पूछा जा सकता है कब ये प्लान आया था, तो ये 3rd जून 1947 को ये प्लान आया था। इसमें बोला गया कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस होगा टू 2 सक्सेसर स्टेट्स। डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, ये एक ऐसा स्टेटस है, मतलब कि डोमिनियंस होगी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की, 2 जो सक्सेसर स्टेट्स होंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की डोमिनियन होंगी, इनके कुछ मतलब पावर्स हम लोग दे देंगे, रूल करेंगे ये लोग सब कुछ, लेकिन कॉमनवेल्थ का पार्ट होंगे और डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, सो इंडिया एंड पाकिस्तान 2 सक्सेसर स्टेट की बात की गई, जो कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। Besides dominion status gave breathing time to the new administration, as British officers and civil services officials could stay on for a while and let Indian settle in easier। कहने का मतलब है कि डोमिनियन स्टेटस से जब दिया गया भारत और पाकिस्तान को, इससे एक फायदा और हुआ कि भारत में और पाकिस्तान में ब्रिटिश ऑफिशियल्स तब तक रोके गए जब तक भारत का या पाकिस्तान का खुद का अपना सेटलमेंट ना हो जाए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, इस टाइप का इलेक्शन हो जाए, इस टाइप का। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस से भारत को भी फायदा हुआ, इसलिए भारत ने एक्सेप्ट करने की, इसको भारत पाकिस्तान ने दोनों ने मंजूरी दे दी। बाद में विड्रॉ कर लो, कोई इशू नहीं। जिन्ना ऑफर्ड टू ब्रिंग पाकिस्तान इनटू कॉमनवेल्थ एंड भारत ने भी मेंबरशिप एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बिकॉज भारत को भी फायदा हो रहा था, ट्रेड वेड से रिलेटेड काफी फायदा हो रहा था भारत। माउंटबेटन वाज टू डिफेंड हिज एडवांसिंग द डेट ऑफ 15th August 1947 on the ground that the things would have blown up under their feet। कहने का मतलब ये भी बोला जाता है कि माउंटबेटन ने इतनी जल्दी क्यों कर दी, जब इटली ने बोला था कि 30 जून 1948 तक आपको विड्रॉ करना है, तो आपको क्या जल्दी थी कि 15 अगस्त 1947 तक ही विड्रॉ कर लो। तो माउंटबेटन का ये मानना था कि कहीं ना कहीं अब ये समय नहीं रह गया था, थोड़ा भी टाइम यहाँ पे वेस्ट करना हमारे लिए कोई फायदा नहीं था, हमारे रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, हमारा एनर्जी लग रहा है, तो बोला जल्द से जल्द विड्रॉ करो। तो ये रीजन इन्होंने दिया, बोला कि ऑलरेडी यहाँ पे इतना आग जल रहा है भारत में, कॉमनल राइट्स हो रहे हैं, वो सब की जिम्मेदारी हम क्यों लें, हमें जल्दी से जल्दी विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि इफ एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज कॉलस, द स्पीड विथ विच इट वाज डन मेड इट वर्स। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही कॉलस, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी माउंटबेटन के ऊपर, लेकिन जो स्पीड से इन्होंने इसको निभाया वो हमारे लिए घातक साबित हुआ, दोनों मुल्कों के लिए, भारत और पाकिस्तान के लिए। द 72-day टाइम टेबल 3rd जून टू 15th अगस्त 1947, 3 जून को ये योजना आई थी, 15 अगस्त को विड्रॉ ही हो गया था। तो ये 72 दिन का जो टाइम था वो काफी ज्यादा कठिन टाइम था, बिकॉज for both transfer of power and division of country has to take place, and this was to prove disastrous। इसके वजह से काफी दंगे हुए, काफी सारा इशू हुआ। पार्टीशन काउंसिल बनाया गया, एक had to divide assets of course because country डिवाइड हो रही थी, तो assets भी डिवाइड होने थे। टाइप राइटर्स, प्रिंटिंग प्रेसेस, ये दनादन न्यूज छाप रहे थे इन सब चीजों पे। ठीक है, Then Mountbatten had hoped to be common governor general of India and Pakistan, ये बने भी, and not to be as Jinnah wanted the position himself, but Jinnah खुद पोजीशन ये होल्ड करना चाहते थे, तो जिन्ना के वजह से
जिन्ना खुद जो गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के बने। Hence even the joint defense machinery setup failed to last beyond December 1947, by which time Kashmir had already been the scene of military conflicts rather than a political settlement। कहने का मतलब है कि डिस्पाइट सब कुछ इतना होने के बाद, डोमिनियन स्टेटस होने के बाद, 1947 दिसंबर में ही कश्मीरी कबीलाइयों ने हमला कर दिया। पाकिस्तानी कबीलाई थे बेसिकली, कश्मीर पे हमला बोल दिया और भारत पाकिस्तान का युद्ध मतलब बहुत जल्दी, इनफैक्ट कितना 3-4 महीने के अंदर ही युद्ध हो गया। पहला युद्ध इतनी जल्दी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब मासेकर, पंजाब में काफी ज्यादा मासेकर हुआ, बहुत ज्यादा लोग मारे गए। फाइनल इंडिक्टमेंट ऑफ द माउंटबेटन की योजना का ये अंतिम जो इंडिक्टमेंट कहते हैं, अंतिम जो उसका सदस्य दिखता है वो कहते हैं, वो पंजाब मासेकर हुआ। डिले इन अनाउंसिंग द बाउंड्री कमीशन अवार्ड, ये भी रीजन माना जाता है पंजाब मासेकर का। कहने का मतलब है कि जो बाउंड्री कमीशन का जो अवार्ड आया था 12 अगस्त को ही आई थिंक आ गया था, लेकिन इसको डिले कर दिया गया है। बोला गया कि इंडिपेंडेंस के बाद ये बताएंगे कि कहाँ कौन सी बाउंड्री डिमार्केट करती है दोनों कंट्रियों को। इससे के मतलब वहाँ आज़ादी हुई, जब आज़ादी हुई ना, तो इनफैक्ट पाकिस्तान में, भारत में दोनों जगह दोनों झंडे लहरा जा रहे थे, बिकॉज किसी को पता ही नहीं है कि ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा का बाउंड्री है क्या, ठीक है, कहाँ से अलग हो रहा है। तो कई जगह ऐसे थे जहाँ भारत पाकिस्तान के कुछ लोग पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और कुछ लोग भारत के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सो ब्रिगेडियर एक बेस्टो थे, उस समय पोस्टेड थे पंजाब में 1947 में। उन्होंने कहा कि पंजाब की जो ट्रेजेडी है ये नहीं होती अगर ये जो पार्टीशन को डिफर कर दिया जाता 1 साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए अगर डिले कर दिया जाता तो इतनी जो मासेकर हुई पंजाब में वो नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि ऑफिशियल इन एवरी ग्रेड इन द सिविल सर्विसेज एंड ऑल द पर्सनल ऑफ द आर्म्ड सर्विसेज, they have chance of preventing the widespread disorder, but Boundary Commission Award was ready by 12th August 1947, but Mountbatten decided to make it public after Independence Day so that the responsibility would not fall on the British। माउंटबेटन ने जानबूझकर 12 अगस्त का आया हुआ रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने दिया, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती वो ब्रिटिशर्स के ऊपर आ जाती, तो ये जानबूझ के ऐसा किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई एंड हाउ डिड द कांग्रेस केम टू एक्सेप्ट पार्टीशन। कांग्रेस ने क्यों पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया? तो देखो, नेहरू और पटेल जो कि डिसाइपल माने जा रहे थे उस समय के गांधी जी के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पार्टीशन को, बिकॉज उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि इजी वे ऑफ गेटिंग पावर यही है, आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, बिकॉज मुस्लिम लीग बिल्कुल अड़ गई थी और ये फर्दर कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहते थे, इनको चाहिए था तुरंत पावर। ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो उस समय के लोगों का जो विचारधारा थी, लोगों का जो मानना था, उसको बिट्रे कर दिया, लोगों की जो इच्छा थी उसको कुचल दिया इन दोनों लोगों ने। गांधी जी काउंसिल्स इग्नोर्ड एंड इट is argued that he felt betrayed by his disciples। इनके डिसाइपल्स कौन थे? तो गांधी जी के डिसाइपल नेहरू थे, पटेल थे। अब ये दोनों ही बिट्रे कर गए, बट गांधी ऐसा नहीं मानते कि इनकी वजह से मैं शांत हूँ। गांधी जी heroically fought communal frenzy single-handedly a one-man boundary force as Mountbatten called him। डिस्पाइट ये सब जो कॉमनल राइट चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, गांधी जी एकला चलो पे विश्वास कर गए, बोले कि मैं तो भाई कोई कुछ साथ दे ना दे, मैं तो ये कॉमनल राइट्स को खत्म करके मानूंगा। अकेले ही जाके सिंगल हैंडेडली इन्होंने काफी ट्राई किया कि कॉमनल जो फ्रेंजी फैला हुआ है, कॉमनल जो राइट्स हो रहा है उसको मैं दबा पाऊँ, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस इनको मिला नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1946 का इलेक्शन हुआ जब लीग ने 90% मुस्लिम सीट्स जीत लिए। उसी समय क्लियर हो गया था कि अब बिना पाकिस्तान के कुछ होने वाला है नहीं, बिना बंटवारा के ये समझौता होगा नहीं और पावर ट्रांसफर होगा नहीं। सो द फाइनल बैटल वाज मर्सीलेसली एज्ड इन एंड द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा एंड रावलपिंडी, द विलेज लेन्स ऑफ नोआखाली जो कि वेस्ट बंगाल में है, एंड बिहार में भी कई सारे विलेजेस में जबरदस्त कॉमनल राइट्स हुए। और ये राइट्स की होंगे डायरेक्ट एक्शन जो कि लिया गया था, डायरेक्ट एक्शन प्लान जो था मुस्लिम लीग का, उसके वजह से हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
So Pakistan was functioning in Punjab and Bengal and in the interim government itself. तो जब इंटरिम गवर्नमेंट थोड़े समय के लिए बनी थी, उस समय पंजाब और बंगाल में उसी समय से पाकिस्तान कंसीडर किया जा रहा था इनको, और उसी समय से ये पाकिस्तान की तरह काम कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लियाकत अली खान जो इंटरिम गवर्नमेंट था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, फाइनेंस मेंबर बनाया गया। ठीक है, ही हैमस्ट्रंग द फंक्शनिंग ऑफ अदर मिनिस्ट्री। इन्होंने कहीं ना कहीं एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बाकी जो मिनिस्ट्री थी उनको उनके मतलब हैमस्ट्रंग कर दिया, मतलब उनको घायल कर दिया, उनको काम करने नहीं करने के लिए मजबूर कर दिया, काम करने ही नहीं देते थे लियाकत अली खान, बिकॉज फाइनेंस से सब कुछ सारी मिनिस्ट्री चलती है ना, इन्होंने बिल्कुल उनको हैमस्ट्रंग कर दिया था। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट ऑफ बाल्किस्तान। ये भी एक रीजन था, भारत नहीं चाहता था कि भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए और बाल्किस्तानियन जो नेशन है उस टाइप का कंडीशन भारत में आ जाए। तो ये नहीं चाहता था कि प्रिंसेस जो है वो बिट्रे करे इंडियन यूनियन को, ये चाहते थे, भारत कांग्रेस चाहती थी कि प्रिंसेस सपोर्ट करे हमें और हमारे यूनियन में मिल जाए, एंड नॉट टू गिवन द ऑप्शन टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Autonomy of Muslim majority provinces was accepted in 1942 itself, the time of Cripps mission. Gandhi ji went a step further and accepted the right of self-determination of Muslim majority provinces in the talks with the Jinnah in 1944. ये सब तो पहले से ही चल रहा था, गांधी जी ने ही एक्सेप्ट कर लिया था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिलना चाहिए, कि कौन सा एरिया मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस मानना चाहिए, मुस्लिमों को भी डिसाइड करने दो। उन्होंने जो 1944 में जिन्ना के साथ टॉक्स किए थे उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था। In June 1946, Congress considered the possibility of Muslim majority provinces, but opposed compulsory grouping and upheld the right of North-West Frontier Province and Assam not to join their groups if they so wish. तो देखो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, कंसीड कर दिया, छोड़ दिया था कि बोला कि मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जो होंगे वो मुस्लिम डिसाइड करें, बट इसने अपोज किया था कि जो कंपल्सरी ग्रुपिंग है उसको मैं अपोज करता हूँ एज ए कांग्रेस ने अपोज किया था इसको, बोला कंपल्सरी ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए, जो स्टेट वहां से निकलना चाहे वो निकल सकती है। इनका टारगेट यही था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस निकल जाए, असम निकल जाए वहां से, ठीक है, अगर उनकी इच्छा हो तो। कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, ब्रिटिश कैबिनेट कांग्रेस एक्सेप्टेड, जो कि बेसिकली जो कंपल्सरी ग्रुपिंग वाला था ब्रिटिश कैबिनेट में पास बोला गया क्लियरली 1946 में, जो ग्रुपिंग है वो कंपल्सरी है, उससे कोई नहीं निकल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ऑफिशियली रेफर्ड टू पार्टीशन इन अर्ली मार्च 1947। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हुई थी उसने क्लियर एक्सेप्ट कर लिया था कि पार्टीशन तो अब होके ही रहेगा, बिना पार्टीशन कुछ होने वाला नहीं। दैट पंजाब एंड बाय इम्प्लीकेशन बंगाल must be partitioned if the country was divided। फाइनल एक्ट ऑफ सरेंडर 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन प्लान आया उस समय फाइनल सरेंडर कांग्रेस ने कर दिया। ठीक है, तो ये जो वाई एंड हाउ डिड कांग्रेस केम टू एक्सेप्ट पार्टीशन, इसके ये सब पॉइंट्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, Congress quietly accepted compulsory grouping and abandoned North-West Frontier Province to Pakistan, finally accepted partition and communal rights। Obvious सी बात है, पार्टीशन हुआ कॉम्युनल राइट्स होने ही थे, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं था कि पार्टीशन का बाउंड्री कहाँ है। कुछ लोगों को लगता था कि अभी भी वो भारत में है जबकि वो पाकिस्तान में थे। तो भैया पार्टीशन हुआ, उसके बाद कॉम्युनल राइट्स शुरू हो गए। ठीक है, it is the fact that millions of people on both sides of the new border refused to accept the finality of partition। Transfer of population became such a fragile last minute affair। देखो ये तो मतलब पार्टीशन जो था ना वो जनता नहीं चाहती थी, वो जनता बिल्कुल फेवर में नहीं थी, आम जनता फेवर में नहीं थी, लेकिन ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस का फेलियर है। और इनफैक्ट यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने वाली बात है कि लास्ट टाइम तक बाउंड्री कमीशन 12 अगस्त को रिपोर्ट दे गई, लेकिन आपने उसको पब्लिक को बताया ही नहीं, आपने उसको 15 अगस्त तक वेट करवाया।
तो इससे क्या है ना, जनता तो नहीं चाहती थी पार्टीशन हो, लेकिन अब पार्टीशन हो गया तो जनता को तो कष्ट झेलना ही पड़ेगा। पार्टीशन हुआ तो एक, जैसे मान लो पाकिस्तान है, वहां से हिंदुओं को मार काट करके भगाने लग गए, और भारत है तो यहाँ पे मुस्लिमों के साथ काफी अत्याचार हुए, उनको भगाना, उनको उनके साथ अत्याचार करना, रेप हुए, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Right of succession was conceded by Congress. Muslims would not exercise it but rather use it to set their fears. राइट ऑफ सक्सेशन भी कहीं ना कहीं कंसीड कर दिया कांग्रेस ने। सक्सेशन का मतलब ये है कि मान लो कि आप यहाँ से जाना चाहते हो, पर्टिकुलर स्टेटस में मिलना चाहते हो, एक ऑप्शन जो दिया गया था ना माउंटबेटन योजना के तहत कि 2 डोमिनियन बनेंगी, अगर कोई भी स्टेट इस डोमिनियन में मिलना चाहता है इंडिया में तो इंडिया में मिल जाए, अगर ये इसमें मिलना चाहता है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में मिल जाए। ये कांग्रेस शुरू में मना कर रही थी कि ऐसा नहीं होगा, बाद में इसको भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। कंसीडेड राइट ऑफ सक्सेशन, कंसीड कर दिया कांग्रेस ने कि ठीक है भाई, जिसको जहां मन करे वहां जाए। एंड मुस्लिम वुड नॉट एक्सरसाइज इट बट रादर यूज इट सेट देयर फियर। इसलिए किया गया ताकि मुस्लिम एक्सरसाइज तो करे और ना करे अलग बात है, लेकिन जो मुस्लिम का फियर है कि हमारा राइट टू सक्सीड ये लोग नहीं दे रहे वो तो दूर हो जाए कम से कम। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पाई जाए। जल्दी भूख लग गई थी बिल्कुल पटेल और नेहरू को। अनरियल होप, अब कुछ अनरियल होप है पार्टीशन से रिलेटेड, फ्रीडम से रिलेटेड। ये एक उसमें से पहला ये है कि अनरियल होप ये था कि ब्रिटिश लेफ्ट डिफरेंसेस वुड बी पैच्ड अप। बोला कि जैसे ब्रिटिशर्स जाएंगे ना, हमारे बीच जो डिफरेंसेस है वो पैच्ड अप हो जाएगा, और नाम का पार्टीशन होगा, फिर बाद में हम लोग एक हो जाएंगे। बट दिस अंडरस्टिमेटेड द ऑटोनॉमी ऑफ कम्युनलिज्म। बट इतना ज्यादा जो कम्युनलिज्म हो गया था कि अगर ये कहा जाए कि ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हम लोग पैचअप कर लेंगे, ये अंडरस्टिमेट कर देगा उस ऑटोनॉमी ऑफ कम्युनलिज्म को। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं था। आगे बढ़ेंगे। सो पार्टीशन वाज टेम्पोररी। कुछ लोग बोल रहे थे टेम्पोररी है पार्टीशन। इट हैड बिकम अनअवॉइडेबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट साइक ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, एंड बाद में हम लोग एक साथ हो जाएंगे। ये भी अनरियल होप है, ये भी कभी पूरा नहीं होने वाला होप था। गांधी जी का एक सोच कि पाकिस्तान कुड नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग इफ पीपल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पार्टीशन इन देयर हार्ट्स। बोला कि अगर जनता, गांधी जी ऐसा बोलते थे कि जनता अपने हार्ट में, अपने हृदय में पार्टीशन को एक्सेप्ट ना करे तो पाकिस्तान ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अब ये पार्टीशन को जनता ने एक्सेप्ट ही तो किया है कि आज भी पाकिस्तान जिंदा है। द मोस्ट अनरियल बिलीफ इज द पार्टीशन वुड बी पीसफुल। सबसे बड़ा जो अनरियल बिलीफ था कि पार्टीशन पीसफुल होगा वो था। पार्टीशन पीसफुल बिल्कुल नहीं था। बहुत ज़्यादा हत्या हुई, रेप हुई, एक दूसरे की औरतों को, जैसे मान लो कोई हिंदू है तो मुस्लिम औरतों को अगर पा गया तो उसके साथ अत्याचार करेगा। ऐसे ही मुस्लिम कोई व्यक्ति है, अगर हिंदू औरत पा गया तो उसके साथ अत्याचार किएगा। कहने का मतलब है कि अत्याचार करने का तरीका बदल गया। बोला मुस्लिम महिला है तो रेप कर दो, हिंदू महिला है तो मुस्लिम क्या है रेप कर दो। बहुत रेप हुए, महिलाओं और बच्चों को बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, फोर्सफुली दासी बनाया गया। तो ये इतना आसान नहीं था कि बोला जाए कि एक अनरियल ही बिलीफ था कि पार्टीशन बहुत पीसफुल होगा। पाकिस्तान वाज कंसीडेड, व्हाट वाज देयर फॉर टू फाइट फॉर। बोला कि पाकिस्तान तो दे ही दिया तो लोग क्यों लड़ाई करेंगे, कोई नहीं लड़ाई करेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, जबरदस्त कॉम्युनल राइट्स हुए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट अबाउट गांधी? गांधी कहाँ थे, क्या कर रहे थे उस समय? गांधी जी अनहैप्पीनेस एंड हेल्पलेसनेस कहा जाता है। क्यों था, क्यों अनहैप्पी थे और क्यों वो हेल्पलेस भी थे, क्यों वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे? इज इट बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू कंडेम हिज डिसाइपल? क्या वो जो नेहरू को और पटेल को कहीं ना कहीं कंडेम नहीं कर पा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं कम्युनलाइजेशन ऑफ हिज पीपुल हो गया था? कहने का मतलब आम जनता के अंदर कम्युनलाइजेशन की भावना आ गई थी, इसलिए वो हेल्पलेस या अनहैप्पीनेस फील कर रहे थे। तो दूसरा वाला सही है कि मास चाहती थी कि पार्टीशन हो जाए, मास चाहती थी कि पार्टीशन हो जाए।
ठीक है। कम्युनलाइज मास कहूँगा मैं, नॉट ऑल द मास, कम्युनलाइज मास चाहती थी कि पार्टीशन हो जाए, इसलिए गांधी जी अनहैप्पी और हेल्पलेस हो गए थे, ना कि नेहरू और जो पटेल का जो लस्ट था, लस्ट फॉर पावर, उसकी वजह से नहीं हुए थे। तो देखो ये पॉइंट कहता है कि इट वाज द हिंदूज एंड सिख्स डिजायर फॉर पार्टीशन दैट रेंडर हिम इनइफेक्टिव, ब्लाइंड एंड इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। He walked bravely into the AICC meeting जो कि 14 जून 1947 को हुआ था, and asked the congressman to accept the partition। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी के बारे में ही। So basically गांधी जी choose to blow a lonely furrow, कहने का मतलब है अकेले ही निकल गए barefoot through the villages of नोआखली। नोआखली में काफी ज्यादा मासेकर हुआ था, हिंदू मुस्लिम का राइट बहुत ज्यादा हुआ था यहाँ पे पार्टीशन के बाद, एंड ब्रिंगिंग कॉन्फिडेंस इन द मुस्लिम्स इन बिहार। बिहार में पार्टीशन के बाद नहीं, इनफैक्ट जो डायरेक्ट एक्शन के बाद ही नोआखली में और बिहार में मुस्लिम और हिंदू का खूब झड़प हुआ, जिसमें गांधी जी उसको शांत करने के लिए पैदल ही खुद ही निकल पड़े अकेले, एंड प्रिवेंटिंग द राइट्स बाय द परजोसन एंड थ्रेट ऑफ द फास्ट इन कैलकाटा। बोला कि मैं फास्ट रखूंगा, अगर तुम लोग शांत नहीं होगे तो फास्ट रखूंगा, और बोला कि जब कोई साथ ना दे रहा हो ना तो एकला चलो, अकेले ही चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो एकला चलो वाला भी पूछा जा सकता है कि कब एकला चलो गांधी जी ने बोला था, या फिर किसने बोला था एकला चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को डुअल रियलिटी के साथ इंडिपेंडेंस मिला, जो कि इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन कहा जाता है। गांधी जी ने आम दिन की तरह कलकत्ता में प्रेयर रखा। ही प्रेड इन कलकत्ता फॉर एन एंड टू द कार्नेज टेकिंग प्लेस, जो मैन ह्यूमन हत्या चल रहा था, मानवता की हत्या हो रही थी, कार्नेज, उसको खत्म हो जाए इसके लिए इन्होंने प्रेयर रखा। मृदुला साराभाई जो कि इनकी एक डिसाइपल थी, शी सैट कंसोलिंग ए होमलेस, शी वाज एब्डक्टेड 15 years old गर्ल इन रूम समवेयर इन बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में एब्डक्टेड गर्ल थी जिनको गोद लिया था गांधी जी ने, मृदुला साराभाई। आगे बढ़ते हैं। नेहरू ने लास्टली मिडनाइट को 1947 15 अगस्त मिडनाइट को अपना हिस्टोरिकल भाषण दिया था, ट्राइस्ट विद द डेस्टिनी, और बोला कि ये समय आ गया जब हमने हरा दिया, हम जीत गए। बट हालांकि लोग काफ़ी दुखी थे, जीत तो मिली लेकिन पार्टीशन का जो दर्द था वो भी मिला भारत को। एनीवे, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बढ़ते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।